प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। अजकल राष्ट्रपति के अहुदे लई हो रही चोणां बाबत चर्चा जोरां उत्ते है। एक पासे उम्मीदवारां दी उम्मीदवारी की गल चल रही है तो दूजे पासे वोटां दे हिसाब किताब ते सियासी पार्टियां दी पैंतड़ेबाजी सुर्खियां विच है। इसे दौरान यह भी चर्चा चल रही है कि की राष्ट्रपति की चोण के तरीके विच कोई तब्दीली दरकार है या नहीं। राष्ट्रपति की मौजूदा चोण विच गठजोड़ सियासत का मौका प्रस्त ते तिकड़वी चेहरा साफ होकर सामने आया है। दोवें वड्डे सियासी गठजोड़ एके दे दाविਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सफाइयां दिंदे नजर आए। सहमति बनाउण दी दलील देण वाले सियासतदानां ने एक दूजे नूं अपनी कुड़ीकी विच फसाउण दा कोई मौका नहीं खुंजाया। ये जापण लग पिया है कि पार्टियां दृढ़ता नाल अपने राह तुरन दी थां दूजियां पार्टियां नूं किसी न किसी संकट राहीं घेरन नूं वध तरजीह दिंदियां ने। जे कांग्रेस ते भाजपा ने किसी न किसी तरह अपना हाथ उपर रखण दा उपराला कीता तां समाजवादी पार्टी ते तृणमूल कांग्रेस ने पूरे हिसाब किताब नूं होर उलझा दिता। इस सारी कवायद दौरान जमहूरीयत ते अहुदे दी मान मर्यादा की कोई चर्चा नहीं हुई। मान मर्यादा का चेता उसे धिर नूं आया जिसनूं अपनी गिणती घटदी नजर आई जां पहलां दिते बयान उत्ते खड़ना औखा हो गया। पार्टियां वालों पेश किए उम्मीदवारों की योग्यता ते गुणां बाबत बहस की जा सकती है, पर यह सब नूं पता है कि उम्मीदवारी जां हमायत के ऐलान का इस बहस नाल कोई राबता नहीं है। राष्ट्रपति सरकार का रस्मी मुखी हुंदा है अते बुनियादी तौर पर सरकारी फैसलियां उत्ते सही पाउण दा काम करदा है। इन्हां हालात विच ये सवाल पूछे जाने लाजमी ने कि साडे मुल्क विच राष्ट्रपति की की अहमियत है। कि राष्ट्रपति की चोण के ढंग विच तब्दीली दरकार है। कि राष्ट्रपति दीयां शक्तियां की नवें सिरे तो व्याख्या होनी बनती है। मौजूदा राष्ट्रपति चोण विच हाले कई दिन बाकी ने, पर बहुत सारे सवाल इस दे ढंग तरीकों बारे खड़े हो गए हैं जो संजीदा चर्चा की मंग करते हैं। इन्हां सवालों उत्ते चर्चा करने लई साडे नाल स्टूडियो विच हाजिर ने प्रोफैसर मुहम्मद खालिद जो पंजाब यूनिवर्सिटी विच पोलिटिकल साइंस पढ़ाउंदे ने, प्रोफैसर आशुतोष कुमार जो पंजाब यूनिवर्सिटी विच पोलिटिकल साइंस पढ़ाउंदे ने ते चोण प्रबंध बाबत लगातार अध्ययन करते हैं, ते गुरविंदर कौर जो चंडीगढ़ के MCM DAV कॉलेज विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाउंदे ने। साडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ चर्चा विच स्वागत है। खालिद जी, जिस दौर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ जिस किस्म की गलबात चल रही है खास तौर पर राष्ट्रपति की चोण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्या प्रेजिडेंट सिर्फ रबर स्टैंप होना चाहिए या प्रेजिडेंट को कुछ पावर्स होनी चाहिए, तो विच दा रास्ता अपनाया गया सीगा। साडा जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो मेयरली रबर स्टैंप भी नहीं है, ਉਹਦੇ कुछ पावर भी है और वो पावरां नूं ਉਹ कई राष्ट्रपतियों ने इस्तेमाल भी किया है, अपने आप को शो किया कि असीं सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है। जिथे तक सवाल है जिस वेले तुसीं उधार लेता एक पार्लीमेंटरी सिस्टम जिहड़ा कि ब्रिटिश जिहड़ा वैस्टमिंस्टर सिस्टम है उहनूं जद उधार लैके तुसीं अपने लागू किया, उहदे पिछे भी एक पिछोकड़ है, बड़े रीजन से। उस वेले एक दिमाग दे विच गल आ गई सीगी कि सानूं जिहड़ा प्रेजिडेंट है ਉਹ इस तरह का होना चाहिए जिस तरह का अज इत्थे मौजूद है। हुण सवाल यह है कि क्या इहदे विच कोई चेंज होनी चाहिए है। किसी वेले सीगा कि जिस वेले इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर सीगी उस वेले भी सीगा कि जी राष्ट्रपति जिहड़ा हैगा वो डायरैक्टली इलैक्टेड होना चाहिए। ये डिस्कशन भी कांस्टीट्यूएंट असैंबली च होई सीगी। लेकिन इलैक्शन उत्थे क्या गया कि इलैक्शन तो साडे वैसे ही बहुत होंदियां, एक चोण होर जुड़ जाएगी और एक सब तो इंपॉर्टेंट चोण होएगी। ये भी आर्गूमेंट दी जाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोगों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, कि कई प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने लोगों तो कदे वोटां ही नहीं लेती लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं और राज्यसभा राही आ गए और पॉपुलर वोट दे विच हमेशा डिफीट होए हैं। प्रेजिडेंट जिहड़ा होएगा जिस वेले सारे लोगों तो वोटां लेकर के आएगा वो समझ लो लोगों की नब्ज के मुताबिक लोगों की सोच के मुताबिक होएगा।
लेकिन मेरा ये ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ असर पड़ेगा। प्रोफेसर आशुतोष, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? नहीं, मेरा तो ख्याल यही है कि देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो हमारी नहीं है, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो तो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, फिर एक टू पैरेलल सोर्स ऑफ पावर हो जाएंगे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज और जो खालिद साहब ने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने भी जो उठाया कि आजकल क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिल रहा है ना। किसी भी पार्टी को 1989 के बाद पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोकसभा में, और ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, खालिद साहब की बात मैं उठाता हूं, जिनके पास 54 एमपीज थे, चंद्रशेखर की बात मैं याद कर रहा हूं। राष्ट्रपति का चुनाव आप देखें तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं होता जो बिल्कुल ही मीनिंगलेस होता है। एक राष्ट्रपति को बहुत मतलब एक एमएलए, सारे इलेक्टेड एमएलए उस पर वोट देते हैं, सारे इलेक्टेड एमपी जो हैं वो उसके वोटिंग राइट्स होती है उनके पास, तो एक बहुत बड़ा जनाधार चाहिए, एक ऑल इंडिया लेवल पे चाहिए। लेकिन जनाधार की बात तो तब आएगी ना जब वो इंडिपेंडेंटली वोट डालेंगे। यहाँ पर तो पार्टी ने व्हिप जारी करना है और उन्होंने उस हिसाब से वोट डालना है। हाँ, लेकिन आपको पार्टी का समर्थन चाहिए, बहुत सारी पार्टियों का समर्थन चाहिए। आज आप देखें ना, प्रणब बाबू जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर एक पार्टी के यहाँ उनका फोन जा रहा है। प्रणब जी खुद भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि उनके लिए पार्टी कैंपेनिंग कर रही है। और प्रणब मुखर्जी का खुद का जो कद है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपने देखा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट कैसा हो, उम्मीदवार कैसा हो, ये भी है। अब वो रबर स्टैंप जो आपने बिल्कुल सही कहा कि रबर स्टैंप, जैसे नारायणन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं 99 में, तो अब का प्रेसिडेंट कोई भी बनेगा इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट में, कोलिशनल अरेंजमेंट में, वो रबर स्टैंप तो होगा ही नहीं। और उसके बहुत मतलब प्रेसिडेंट चाहे ना चाहे उसको असर्टिव होना पड़ेगा। पर आशुतोष, बहुत सारी बातें तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेंगी ना, क्योंकि जो ऑफिस तो वही है, उसी में रबर स्टैंप जैसे बंदे भी आए हैं और उसी में वो बंदे भी आए हैं जिन्होंने बहुत असर्ट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ही इफेक्टिव प्रेसिडेंसी की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा एजुकेटिव प्रेसिडेंसी होनी चाहिए, पर प्रेसिडेंसी जो भी अब है, वो जो ऑफिस है दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपका नुकता स्पष्ट हो गया। गुरविंदर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? मेरा जो भी विचार होएगा एक तरह सिर्फ एकेडमिशियन की तरह नहीं होएगा। आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ कॉमन मैनस पॉइंट ऑफ व्यू कि जो खासकर मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि प्रेजिडेंट की की लोड़ है, एंड उतों ही मैं शुरू कर दी है कि प्रेजिडेंट की लोड़ तो है और प्रेजेंट ढांचा ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो सवाल है कि पावर्स होनी चाहिए ज्यादा या नहीं, ये जुड़े हुए हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस है ही इस करके क्योंकि पावर्स नहीं देनिया ना। मेरे सामने सवाल ये होना चाहिए जोड़ा आशुतोष जी ने भी मैंशन किया है, हिस्टरी भी आप जिथे शुरुआत की है कि उदों जेड़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देख रहे सी चीज़ां, सानू नहीं लगता सी कि सानू एक होर पावरफुल फिगर चाहिए है, सो डायरेक्ट इलेक्शंस की लोड़ नहीं है। बट विद चेंजिंग टाइम्स, एज डॉक्टर आशुतोष हैज सेड, कि प्रेजिडेंट दा इफेक्टिव होना जरूरी हो गया है ना। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ एग्जांपल डॉक्टर कलाम दा और डॉक्टर राधा कृष्णन दा लगता है। ना इफ यू सी डॉक्टर राधा कृष्णन और पंडित नेहरू दा रिलेशन, इट वाज अ वेरी डायनेमिक रिलेशन इन द सेंस के वो अपना व्यू असर्टिवली कहते सी। इनिशियली पंडित नेहरू वांटेड डॉक्टर राधा कृष्णन टू कम, पर एकदम वो नहीं आ सके और पंडित नेहरू वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ चेंजिंग दैट लिस्ट ऑफ जी अपना इंपॉर्टेंस ऑफ मेरिट होंगी है कि प्राइम मिनिस्टर नु 3rd नंबर पे करता गया, सेकंड वाज वाइस प्रेसिडेंट, जस्ट टू मेक डॉक्टर राधा कृष्णन फील के भी कोई गल नहीं, इस बारी मेरी प्रेसिडेंटशिप नहीं हुई। बट लेटर ऑन डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने आप में बहुत ज्यादा असर्ट किया और इन्ना के देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट, बट द पॉइंट इज दैट वाज हेल्दी। एटलीस्ट डॉक्टर राधा कृष्णन वाज मेकिंग हिमसेल्फ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ, दैट वाज
ਨੀਡਡ ਐਂਡ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਜਰਸ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਓਥ ਦਿਲਵਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨੀਡਡ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇਟ ਗਿਵਸ ਹਿਮ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ। ਮੀਡੀਆ ਵੈਂਟ wherever he went ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, somebody who is an expert in some field. Dr. Radhakrishnan was, Dr. Kalam was, K.R. Narayanan was, and they asserted themselves in their own ways. ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸਰਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਸਮਵੇਅਰ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲక్ష్మణ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚ ਹਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ and there is a clash, then naturally president ultimately will have to bow because वो constitution भी कहता है he is bound with the ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ कोशिश करेगा ही will somewhere put the entire system into crisis। हाँ, इसमें मुझे कुछ कहना भी, बड़ी अच्छी बात आपने करी, मुझे इस पे लगा। देखो एक चीज मुझे लगता है 89 मैंने बात करी था ना, 89 के बाद पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। आज तक 24 पार्टियों की सरकार बन रही है वाजपेयी साहब की, किसी की 19 की बन रही है, किसी की 14 की बन रही है। आज दोनों नेशनल पार्टी जो कोalition में 3 पार्टी है उनकी हालत खराब है। ऐसे में क्या हो रहा है, जो आपकी बात में उठा रहा हूं कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जो मिनिस्टर के परव्यू में नहीं आते, जैसे सीएजी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हायर जुडिशियरी है, इलेक्शन कमीशन है, ये दे हैव बिकम वेरी असर्टिव। आपको याद होगा जो हमारे सीबीआई रहे हैं, तो इसमें जो प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है ना, प्रेसिडेंट चाहे नहीं चाहे, इसी दौरान बहुत सारी बातें प्रेसिडेंट के मामले में भी अलग हुई हैं। जैसे पहले ऐसे होता था जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके आती थी उसको इनवाइट किया जाता था, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट है वो इंश्योर करता है अब जो है प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बना देगी और पार्टी मतलब वो जो कहेगी वो प्रेसिडेंट करेगा। आज प्रेसिडेंट की पोजीशन प्रेसिडेंट चाहे या नहीं चाहे, ये ऑफिस बहुत ही ज्यादा अहमियत ले चुका है। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना पाऊंगा, लेकिन ऐसा पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं दिया, ऐसा नहीं दिखाई दिया, पिछले 5 साल में दिखाई नहीं दिया, ऐसा कोई शक नहीं। हाँ, ऐसा नहीं दिखाई दिया तो गलत हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ।
मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें प्रेसिडेंट की इंटरवेंशन जरूरी थी, आपको भी पता है। हाँ जी। आपको याद होगा जैसे के आर नारायणन का, मैं जस्ट लास्ट बात कर रहा हूं, जैसे इन्होंने बात करी ना गोविंद जी ने, बिहार में जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन दिया, प्रेसिडेंट कलाम ने कहा कि नहीं इसको पुनर्विचार के लिए भेजा आर्टिकल 78 के अंदर, उसी आर्टिकल 74 के अंदर, सॉरी। उसके बाद एक जो कलाम नारायणन ने भी इस तरह से किया था यूपी में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन इंपोज किया बिल्कुल, जाता, ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात, जिन्होंने विजन की बात की, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में प्रेसिडेंट इफेक्टिव नहीं रहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं इससे समर्थन नहीं करता। हाँ जी आशुतोष, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।